नमस्कार दोस्तों। आज भारत की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है और थू थू कोई और नहीं करा रहा है, नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। आज भारत की कैबिनेट यानी नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल भारत के इतिहास में सबसे खराब मंत्रिमंडल है, सबसे बुरा मंत्रिमंडल, जिसको कोई समझ नहीं है, कोई काम नहीं आता है और सब बर्बाद करने पे तुले। और भारत में ऐसा मंत्रिमंडल है, ऐसी सरकारें हैं जो सिर्फ अडानी के लिए काम करते हैं और अडानी ही उनके लिए सब कुछ। इसलिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लड़ने के लिए पूरी अपनी कमर कस चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ही है जो सड़कों पर लड़ रही है, ड्रामे नहीं कर रही है। और उसके लड़ाई सड़कों पर देश के हर राज्य में दिखाई दे रही है, हर पीड़ित के साथ दिखाई दे रही है, हर युवा के साथ दिखाई दे रही है, हर छात्र के साथ दिखाई दे रही है। तब नरेंद्र मोदी सरकार घबराती है, डरती है और शिक्षा भवन में आग लगवा देती है। जी हां, जिससे वो स्कैम के यानी घोटाले के सारे रिकॉर्ड जल जाएं। यह खेल होते हैं। जब यह खेल होते हैं तो हमें आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि सच के साथ खड़े होना और सच को सामने लाना हमारा कर्तव्य है और हम वही कर रहे हैं। तो अब मैं शुरू करता हूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के नामचीन और बहुत बेबाक जो जस्टिस रहे हैं, सीनियर जस्टिस रहे हैं, मार्कंडेय काटजू साहब, वो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के बारे में, ये देख लीजिए। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। ये सरकार के बारे में मत पूछिए, इनका इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। किस तरह से 4 साल से बिहेव कर रहे हैं, हद कर दी। दुनिया में हम लोग की नाक कटा दी हिंदुस्तानी की। मैं अमेरिका में अभी 6 महीने रह के आया हूँ, अभी जून से दिसंबर तक था। लोग हंसते हैं हिंदुस्तान पे कि ये किस तरह के पागल लोग हैं कि किसी को पकड़ के मार डाला कि ये गाय काट रहा था। मैंने इधर ईमानदार। तो अब आप सोच लीजिए, इस तरह की स्थिति है। तो ये वो सीनियर जस्टिस बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने इस देश को बर्बाद किया। लेकिन यही गोदी मीडिया है जो उनका गुणगान करता है, बताता है कितने महान हैं मोदी जी, ये है मोदी जी, वो है मोदी जी, ये तमाम सारे उनमें से एंकर्स हैं। एक एंकर देश के बड़े चैनल की है, अंजना। मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, इसलिए और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा। वो जिस तरह से बिहेव करती है और जिस तरह से उन बहुत नॉलेज वाले अध्यापकों जो इस देश में तमाम डॉक्टर, इंजीनियर और ब्यूरोक्रेट्स बनाने में योगदान देते हैं, उन सारे टीचर्स के बारे में जो सचमुच ज्ञान से है, उनके बारे में न जाने किस तरह से बात करती है और उन्हें अज्ञानी बताती है। खुद को ज्ञान नहीं और दूसरे को अज्ञानी बताती है। तो जब यह बताती है तो वह लोग भी बता देते हैं कि कौन सा ज्ञान है अंजना को। बहरहाल अंजना का ज्ञान एक ही है कि कैसे चरण चुम्बन किया जाता है। जो आदत है वही है जो इन ज्ञानवान लोगों का पूरी तरीके से उनको गलत बताती है और उनके बारे में गलत उड़ाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, सच पछता नहीं है, तो इसलिए ऐसी बातें करती है। बहरहाल कोई बात नहीं। ऐसे में भारत के एक बहुत सीनियर आईएएस रहे हैं, देश के चुनाव आयोग से लेकर तमाम विभागों में, तमाम मंत्रालयों में और भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के भी वो अहम अधिकारी रहे हैं। तो वो जवाहर सरकार, वो कहते हैं कि मैंने अपने 40 साल के आईएएस के करियर में इस तरह की स्थिति नहीं देखी, सार्वजनिक जीवन के कैरियर में इस तरह की स्थिति नहीं देखी कि इतनी बस्ट यानी इतनी खराब कैबिनेट कभी रही हो। आज भारत की सबसे खराब कैबिनेट है। तो उसके बारे में वो बताते हैं किस तरह से इस कैबिनेट ने इस देश को बर्बाद किया है। कोई केंद्रीय मंत्री योग्य कहना तो दूर होगा, मतलब स्थिति यह है कि हर कैबिनेट मंत्री अयोग्य है और खतरनाक जोकर की तरह व्यवहार करता है। जी हां, खतरनाक जोकर की तरह
उन्होंने कुछ नाम भी ले लिए। उन्होंने कहा जैसे धर्मेंद्र प्रधान, उस शख्स को कुछ नहीं पता है, और यही वजह है कि लगातार उसके इसका मंत्री बनने से लेके अब तक पेपर लीक लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो एक भी परीक्षा सही से नहीं करा सकता, और वह शख्स देश का शिक्षा मंत्री बना हुआ है। इसके पहले जिन विभागों में था वहां के उसके किस्से मशहूर हैं। तो अब आप समझिए। दूसरा, निर्मला सीतारमण, उनके बारे में उनके पति बता देते हैं प्रभाकर कि यह हालत हो गई है भारत की अर्थव्यवस्था की, और भारत की इकोनॉमी आज 20 से 25 साल पीछे चली गई। 20 से 25 साल पीछे। उसी का नतीजा है कि अभी जीएसटी के कलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें 20% से अधिक जीएसटी का कलेक्शन घट गया है। यानी कितनी बुरी स्थिति में आ रहा है व्यापार व्यवसाय और सब कुछ, कि सब कुछ घटता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। आदमी टैक्स देगा कहां से, खरीदारी करेगा कहां से, कुछ और करेगा कहां से? उसकी आमदनी जो है वो घटती जा रही है और खर्च बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल जीएसटी तो जितनी भी कीमत होगी मूल्य उस पर लगता है, तो वो तो अपने आप नुकसान में देगा। इसका मतलब है कि वास्तव में 50% की जो है कटौती हो गई है लोगों की। यह हालत हो गई है आज देश की। तो वह बता देते हैं, वह यह भी बता देते हैं कि भारत का विदेश मंत्री किस तरह से एक जोकर की तरीके से एस जयशंकर, उसकी यह हालत है। वो जोकर की तरीके से हर देश में जाता है, लबर करता है, और स्थिति यह है कि आज दुनिया में कोई भी एक देश हमारा सच्चा मित्र की तरह से नहीं, हमें यूज कर रहे हैं। कभी अमेरिका करता है, कभी चाइना करता है, कभी जो है हमें इजराइल करता है, और हम अपने सच्चे मित्रों को खोते चले जा रहे हैं। आज भारत सबसे ज्यादा असुरक्षित देश हो गया। भारत की आबादी, भारत की दूसरी और मैन पावर और सब कुछ जो भी है, बौद्धिकता है, वही आज हमें बचा रही है। जो नेहरू के बनाए, गांधीज के बनाए संस्थानों से आज हमें जो मिल रहे हैं युवा, नहीं तो अब जो युवा निकल रहे हैं उन संस्थानों से भी निकल रहे हैं, वो भी गोबर दिमाग निकल रहे हैं। उसका उदाहरण भी एक हमें देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो संगठन के हैं बीएल संतोष, वो कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सावरकर की, जब वो मरे तो उनको श्रद्धांजलि नहीं देने दी संसद में। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 में मर गए थे और वो उनके 6 साल बाद मरे। तो अब आप समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में जब इस तरह की कोई बात कर रहा हो तो समझा जा सकता है कि कितना बुद्धिमान होगा। तो यह हालत है। इसके बाद में इसी तरीके से उन्होंने अश्विनी वैष्णव की बात की, जो रेल मंत्री है। वो रील बनाते रहते हैं, ड्रामे करते रहते हैं, लेकिन रेल आज देश में कहीं सुरक्षित नहीं रह गई। तो उसके बारे में भी उन्होंने तमाम उदाहरण दिए। इसके बाद में हरदीप पुरी का उदाहरण दिया। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं, आज तक एक सही डील नहीं कर पाए। जब पेट्रोलियम के दाम दुनिया में घट गए हैं, सोचिए इतना घट गए, उसके बावजूद भारत के लोगों पे रोज पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कमर्शियल गैस के सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए, और सिर्फ 5 महीने में वो 1572 रुपया बढ़ गया सिलेंडर। 1572 रुपए का बढ़ने का मतलब है कि आप सोचिए कितना बड़ा बोझ पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, उन्हें मजबूरन कहीं ना कहीं खाना खाना पड़ता है, कहीं नाश्ता करना पड़ता है, कहीं दोपहर का लंच करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वो कितने भयंकर पीड़ा में होंगे, चाय पीनी पड़ती है और सब। इस पीड़ा में स्थिति ला दिया है कि आप आमदनी बढ़ा नहीं रहे और यह स्थिति आपने ठोक दी है। इसके बाद में देख लें, भारत की कैबिनेट ने जिस तरह से बर्बाद किया है, चाहे वाणिज्य मंत्री हो चाहे दूसरे मंत्री हो, पीयूष गोयल या कोई भी, उन्होंने यही काम किया है। जब यह किया होगा तो स्वाभाविक सी बात है भारत को इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। तो जब यह हालत होगी तब क्या करेंगे? तब असल में
इस देश की बर्बादी हो गई। और उस बर्बादी का एक सीन दिखाता हूं, ये देखिए, ये लड़के हैं आत्महत्या कर रहे हैं, ये देखिए अपने ऊपर तेल डाल के। ये यूपी का है, मुख्यमंत्री आवास के पास में, ये लखनऊ में लाल बत्ती चौराहे पर, ये योगी के सरकारी घर के पास में सरकार की जो नीतियां हैं उसके कारण जिस तरीके से वो संविदा कर्मी है रोडवेज के, और उनका जीवन खत्म किया जा रहा है, उनके साथ में अन्याय हो रहा है। उन्हें तमाम वायदे किए गए थे लेकिन उन्हें निजी हाथों में सौंपा जा रहा, निजी कंपनियों का नौकर बना दिया गया। वो काम सरकार के लिए करेंगे और होगा नहीं। तो अब आप सोचिए, जब ये होगा तो आदमी अपने जीवन को ही खत्म करने की सोचेगा, क्योंकि वो हतोत्साहित हो चुका होगा और सब कुछ हो चुका होगा। यही स्थिति कमोबेश प्रयागराज यानी इलाहाबाद में भी हुई। वहां पर भी इसी तरह जिस तरह से सिस्टम खराब किया गया, जिस तरह से एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी हुई, सब हुई, उसके बाद में वहां पर बच्चों ने अपने मौत को गले लगाने की कोशिश की। आप सोचिए कितना मजबूर कर दिया है कि नौ युवा अपनी जीवन देने को तैयार है, कि वो परेशान है कि इतने साल से अपने परिवार से पैसा लेके, कर्ज लेके और सब कुछ लेकर के ये कर रहा है। राहुल गांधी कितनों की मदद करेंगे? उन्होंने प्रदीप मेघवाल जो राजस्थान में था, वो लड़का मरा, उसके परिवार पे 11 लाख का लोन था और सब कुछ था, तो उन्होंने 13 लाख रुपए भेजे, 11 लाख का चेक और जो है 2 लाख कैश। इसके बाद में इसी तरीके से एक जो है लड़की वहां पर जो है मध्य प्रदेश में, वो भी नीट की तैयारी कर रही थी, उसने आत्महत्या कर ली, चतुर्वेदी थी, और उसके परिवार को भी जो 2.5 लाख रुपए का कर्ज था, तो राहुल गांधी ने उसके यहां भी 2.5 लाख रुपए की मदद भेजी। किस किस की भेज पाएंगे? क्योंकि सबको तो मदद नहीं दे पाएंगे, ये काम सरकार के थे, लेकिन क्योंकि सरकार की नाकामी के कारण ये हालात हुए कि बच्चों ने आत्महत्या कर ली और उनका परिवार कर्ज में फंस गया। तो ऐसे में सरकार को करना चाहिए, तो सरकार ने कुछ नहीं किया। अब इसी तरीके से जो तमाम सारी परीक्षाएं हो रही हैं, तमाम दूसरी चीजें हो रही हैं, उनमें भी यही हो रहा है। जब ये सब कुछ होता है तो इस देश के लिए बेहद संकट का काल होता है। इसी को लेकर के बार बार जब बात होती है तो स्वाभाविक सी बात है, इस बात पे भी बात कर लेनी चाहिए। भारत की जीडीपी जिसको लेके बखान कर रहे थे नरेंद्र मोदी कि अरे तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, वो गिर करके छठी अर्थव्यवस्था पे आ गई। देख लीजिए, और वो भी फर्जी आंकड़ों से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आईएमएफ कह रहा है कि भारत के जीडीपी के आंकड़े फर्जी है, इसीलिए उसको साइड लाइन पे सी ग्रेड में डाल दिया गया है। तो यह स्थिति है। स्मार्ट सिटी की बात की थी। स्मार्ट सिटी का जब होता है तो हम पूरी दुनिया में 104 नंबर पे हैं, और इसी तरीके से जो फ्यूचर स्किल इंडेक्स है, यानी हमारे जो बच्चे तैयार होंगे वो कहां तैयार होके जाएंगे, तो साहब इतनी 140-45 करोड़ की आबादी वाले देश में हम 25वें नंबर पे हैं, दुनिया 25वें। इसके बाद में आप देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स में हम 115 नंबर पे, यानी हमारे यहां शांति व्यवस्था कहीं कुछ नहीं, हर जगह अराजकता, गुंडई, मारपीट और न सब कुछ हो रहा है। देश असुरक्षित देश बन गया है। सुरक्षित हाथों में कहते थे, असुरक्षित हो गया। इसके बाद में ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी के मामले में भारत 102 नंबर पे पहुंच गया है। 102 नंबर पे भूखमरे देश में शुमार है। और उसके बाद में ग्लोबल जो फायर पावर इंडेक्स में, वहां पर भी हमारी बद से बदतर स्थिति है। और इसके बाद में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, वहां पर हम 38 नंबर पे, सोचिए आप, यह स्थिति है। और इसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशियां कितनी है इस देश के लोगों में, तो 116 नंबर पे है। यानी खुशियों के मामले में हमारे देश में खुशी व्यक्ति ढूंढना मुश्किल हो गया। इतना आज निराशा में देश जी रहा है। और जब इतनी निराशा में जी रहा हो तो आप सोच लिए, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में यानी आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में
और भी बुरी स्थिति में है, 128 नंबर पे पहुंच गया। यानी आपके पास में कोई स्वतंत्रता नहीं है, आपके धन को सरकार कब्जे में रख रही है। सरकार आपको कैश से रोकेगी, सरकार आपको डिजिटल में ले जाएगी, डिजिटल को कभी भी रोक देगी, आपका हर चीज एकदम से फ्रीज कर दिया जाएगा, सब कुछ कर दिया जाएगा। मैं आपसे जब यह बात कर रहा हूं, पिछले 3.5 महीने से मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के, सबके, मेरी बच्चियों के, सबके अकाउंट फ्रीज किए हुए। हालत यह है कि एक एक पैसे के लिए मैं कैसे इंतजाम कर रहा हूं मैं जानता हूं, लेकिन ये सरकार कर रही है। और फिर मुझे ईडी बुलाती है, 2 दिनों तक पूछताछ करती है, 20 घंटे। कल्पना करिए, इस तरह से करके ये स्थिति करते हैं। तो यह इनकी स्थिति है। साहब, मैं किराए के घर में रहता हूं और ऐसी स्थिति में मुझे कोई कहे कि ईडी, तो मैंने तो अब लोगों से कहा भाई मैं तो अरबपति खरबपति हूं, शायद इसीलिए ईडी मुझे बुला रही है। तो यह हालत हो गई है ईडी की, नरेंद्र मोदी की। क्यों? क्योंकि सच बर्दाश्त नहीं होता है। बहरहाल मैंने उन्होंने कहा फिर बुलाएंगे। हमने कहा 1 बार नहीं, 4 बार और बुला लीजिए, हर बार आऊंगा और ठोक के बता के जाऊंगा। तो खुद वो स्थिति होने लग रही है उनकी कि क्या करें। इसके बाद में, क्योंकि डराना चाहते हैं, यहां डरने वाला कोई नहीं। फिर इसके बाद में एनर्जी के मामले में, उसमें भारत की स्थिति है 71 नंबर पर आ गया। 71 नंबर पर आज आप देख रहे हैं। अगले साल आप देखेंगे तो ये 100 पार कर जाएगा, क्योंकि एनर्जी के क्षेत्र में इन्होंने पूरा बर्बाद करने का काम किया है। इसके बाद में सस्टेनेबिलिटी के ट्रेड के मामले में, उसमें भी भारत बुरी तरह से गिर रहा है। और इसी तरीके से वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भी भारत 63 नंबर पे आ गया, जहां कहां टॉप 10 में होता था। तो ना आज टैलेंट रह गया, ना कुछ रह गया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, मानव संसाधन विकास, और उस मामले में 130 नंबर पे आ गए, 130 नंबर पे। यानी ये स्थिति है। करप्शन के मामले में भारत 91 नंबर पे, यानी 91 नंबर पर है। और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स पे 131 नंबर पे, जो नरेंद्र मोदी कहते थे समानुपात 131, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 131 नंबर। इसके बाद क्लाइमेट चेंज के मामले में सारे वन जंगल सब काट रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं किस स्थिति में होंगे। और इसी तरीके से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आप देख ही रहे हैं, 157 नंबर पे पहुंच गए। यानी देश में कोई चीज रही नहीं गई कि आप कहिए कि साहब ये अच्छा है। जब यह हालत हो तो आप क्या कहेंगे? आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं। आज न्याय के मामले में भारत इस स्थिति में आ गया है कि न्याय इस हालत में आके खड़ा हो गया है। यह हालत है आज न्याय की। इन जजेस को देख के खुद लगेगा कि न्याय कहां बचा है। तो न्याय बचा नहीं है और कुछ है नहीं, और सब मजाक बना हुआ है, लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। और जो सीबीएसई जैसी परीक्षाएं जो कभी गड़बड़ नहीं हुई थी, उनमें स्थिति है कि जिन बच्चों को 90% आने की उम्मीद थी, उनके 60 से भी नीचे आए या फेल हो गए। यह दशा हो क्यों? क्योंकि सरकार ने परीक्षा चोरी करने का काम किया। एग्जामिनेशन चोरी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, हर चीज निजी उसमें बांटी जा रही है। और वीआईपी कल्चर भाजपा के लोगों में इतना ज्यादा है कि बेंगलोर में देखने को मिला, जहां ये देख लिया, ये वो लड़का है जिसकी पत्नी गर्भवती थी, वो हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन साहब गवर्नर साहब आएंगे, रास्ता रोक दीजिए। रास्ता रोक दिया गया, उसकी पत्नी करा रही थी, वो जाके सड़क पे बैठ गया, मार डालो लेकिन हम नहीं हटेंगे। इस वीआईपी कल्चर के चक्कर में मेरी बीवी को मार डालने का काम कर, अंत में उसे जाने दिया गया। लेकिन आप ये सोचिए, इस तरह से जब किया जाता है तो ये अपने आप में संदेश है कि कैसे इन्होंने आपको बर्बाद किया है। और झूठ बोलते हैं जो कहते थे कि हम वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं, वीआईपी कल्चर खत्म, असल में इन्होंने वीआईपी कल्चर ज्यादा बढ़ा दिया। और वो आप रेगुलर देख रहे होंगे, अपने आसपास भी देख, यानी देश को बर्बाद करने का काम किया। तो इन्हीं सब से लड़ने के लिए राहुल गांधी काम करते हैं।
राहुल गांधी जाते हैं और वो बोलते हैं जाकर के राजस्थान में कि सब एक हो करके, और अच्छा लगा कि वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष है और एलओपी है जो, हाँ, वो मिल करके काम कर रहे हैं और जनता के मुद्दों पे लड़ रहे हैं। इसी तरीके से राहुल गांधी बाकी जगह भी कहते हैं, उन्हें सीखना चाहिए और ऐसे ही लड़ना चाहिए, जनता के लिए लड़ना होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी तो अडानी के लिए परेशान है। तो अभी गंगा एक्सप्रेस वे उनको दे दिया है और उन्हीं से सारा ठेका पट्टा हुआ है। तो अभी उद्घाटन हुए चंद दिन हुए और उसमें दरारें पड़ गई, टूटने लगा, सब कुछ होने लगा। अब उन्हीं को बिहार में एक एक्सप्रेस वे बनाने का काम है और वो भी उन्हें ही दिया जा रहा है। अभी उसका टेंडर नहीं हुआ है, पहले ही अडानी को सौंपने का हो गया और यह फैसला हो गया कि यूपी जैसा गंगा एक्सप्रेस वे जो बनाया जाएगा बिहार में, और उसको बनाएंगे कौन? अडानी। यानी ठेका बाद में होगा, अडानी का डिसीजन पहले हो गया। तो इस दशा में आ गया हो तो अब आप समझिए, तो यह स्थिति कर दी है, यह अपने आप में देश के लिए बेहद शर्मनाक है। जी हाँ, यह सच। जय